हेलो एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नीट पीवाईक्यू सीरीज में आज हम क्लास 11th के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का डिस्कशन करेंगे एंड चैप्टर का नाम है सर्कुलर मोशन। एंड इस चैप्टर के नीट या फिर एआईपीएमटी में फ्रॉम द ईयर 2011 से लेकर के 25 तक जितने भी क्वेश्चंस आए थे, हम हर सवाल को आज इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। सर्कुलर मोशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का एप्लीकेशन हमें फिजिक्स के अदर चैप्टर में भी देखने को मिलता है। इसकी काफ़ी ज़रूरत हमें फिजिक्स के अदर चैप्टर में भी होती है और इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए। सिर्फ ये एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की क्लास नहीं होगी। इस क्लास में हम बेसिकली इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। हर सवाल को समझाने के दौरान मैं आपको उतनी थ्योरी, उतने कॉन्सेप्ट्स, उतनी बातें बता दूंगा कि जिससे आपके लिए वो क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाए। आप उस क्वेश्चंस के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएं और डेफिनेटली इस क्लास के एंड होते तक आपका सर्कुलर मोशन में एक अच्छा कमांड होगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे एंड डेफिनेटली जब आप आपका अटेम्प्ट देंगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपका ये चैप्टर मेरे इस क्लास के एंड होते होते तक इतना स्ट्रांग हो जाए कि जिस भी कॉलेज में पढ़ने का आप सपना देखते हैं वहाँ तक आपको पहुँचने में मदद मिले। इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो AIPMT प्रीलिम्स 2011 में आया था एंड क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर with constant speed and time period 0.2 pi second. The acceleration of the particle is। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम एक्सीलरेशन कहते किसे हैं। तो हम कहते हैं कि अगर एक बॉडी मोशन के दौरान अपनी वेलोसिटी को बदले, अगर एक बॉडी मोशन के दौरान अपनी वेलोसिटी में चेंजेस लाए, तब हम कहते हैं कि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है। वेलोसिटी का समय के साथ बदलाव एक्सीलरेशन कहलाता है। और अगर एक बॉडी मोशन में अपनी वेलोसिटी में बदलाव कर रही है तब हम डेफिनेटली कहते हैं कि बॉडी के पास क्या है, एक्सीलरेशन है। एक बॉडी के पास एक्सीलरेशन कब नहीं होगा? एक बॉडी की एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 कब होगी? जब बॉडी की वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। बॉडी की वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती तब हम कहते हैं कि उसकी एक्सीलरेशन 0 है। अब जहाँ तक बात वेलोसिटी की है तो आपको अच्छे से मालूम है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, करेक्ट और नॉट? एंड वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एंड साथ ही साथ इसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होता है। वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की हेल्प से कंप्लीट वे में डिफाइन की जाती हैं। अब जब मैं कहता हूं कि वेलोसिटी के बदलाव को हम एक्सीलरेशन कहते हैं तो वेलोसिटी में किस तरह का बदलाव आना चाहिए? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बदलनी चाहिए कि डायरेक्शन बदलना चाहिए कि दोनों बदलने चाहिए? तो हम इसका जवाब ये देते हैं कि कोई भी बदलाव, भले वो मैग्नीट्यूड का हो या डायरेक्शन का हो या फिर दोनों का हो, हम कहते हैं वेलोसिटी बदल गई। अगर एक बॉडी मोशन के दौरान अपनी वेलोसिटी की डायरेक्शन को बिना बदले खाली मैग्नीट्यूड बदल दे तब हम कहते हैं वेलोसिटी बदल गई। अगर एक बॉडी मोशन के दौरान अपनी मैग्नीट्यूड को न बदल के डायरेक्शन बदल दे तो भी हम कहते हैं वेलोसिटी बदल गई। और जब एक बॉडी मोशन के दौरान अपनी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेलोसिटी के दोनों बदल दे तब भी हम कहते हैं वेलोसिटी बदल गई। कुछ भी बदलाव वेलोसिटी के बदलाव को ही रिप्रेजेंट करेगा और इसीलिए आपको समझना चाहिए कि किसी भी तरह का बदलाव वेलोसिटी में एक्सीलरेशन कहलाता है, जो आपको समझने की ज़रूरत है। कब एक वेलोसिटी को हम कांस्टेंट मानेंगे? जब उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही न बदले तब हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर कह रहा है कि एक बॉडी, एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल के अलग मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो जैसे मान लेते हैं ये सर्कल है और इस सर्कल के अलग हमारी पार्टिकल सर्कुलेट हो रही है और यही हमारा वो पार्टिकल है जिसका मोशन की हम बात कर रहे हैं। एंड सपोज इसकी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रही है। अब कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो ठीक है भैया, स्पीड तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर बॉडी सर्कुलेट हो रही है तो सर्कुलेशन के दौरान उसके हर पॉइंट में वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदलाव आएगा। जब भी कोई बॉडी किसी कर्व्ड पाथ के अलग मूव करती है तब किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन हम उस पॉइंट के टेंजेंट के अलॉन्ग लेते हैं। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ कि अगर एक बॉडी कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करे, भले वो कर्व कैसा भी क्यों ना हो, सर्कुलर कर्व हो, एलिप्टिकल कर्व हो, हाइपरबोलिक कर्व हो या फिर पैराबोलिक कर्व हो, किसी भी तरह का कर्व होना चाहिए। तो जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग मूव करती है
और आपको अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन को जानने की इच्छा है आपको उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, एंड टेंजेंट के अलॉन्ग हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। ये बात आपको समझना चाहिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करिए, हम ऐसा मान करके चलते हैं, तो इस पॉइंट में वेलोसिटी इस पॉइंट के टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट में वेलोसिटी टेंजेंशियली लेफ्टवर्ड आ जाएगी। इस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो डाउनवर्ड आ जाएगी, एंड राइट मोस्ट पॉइंट डाउन मतलब जो हमारा बॉटम पॉइंट है उस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन राइटवर्ड हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि हर डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट टेंजेंट बन रहा है, हर अलग अलग पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी का डायरेक्शन भी डिफरेंट होगा। ये बात समझना काफ़ी आसान है। मतलब एक ऐसा मोशन है जहां पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड नहीं बदली, स्पीड नहीं बदली, बट क्या बदला, डायरेक्शन बदला। और सिर्फ डायरेक्शन के बदलाव के लिए यहां पर जिस एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि जब एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमे एक सर्कल के अलोंग, तब उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एक बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करे विथ कांस्टेंट स्पीड, तब हम उस तरह के मोशन को क्या कहते हैं, हम उस तरह के मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलना ही बदलना है। हर पॉइंट का अलग अलग टेंजेंट है, तो हर पॉइंट में अलग अलग वेलोसिटी का डायरेक्शन है, और इसीलिए यहाँ पर वेलोसिटी एक वेरिएबल है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बदलने के लिए जिस एक्सीलरेशन का रोल होता है, जो एक्सीलरेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन के कारण जिस एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करते हैं उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और यहाँ पर इस सर्कुलेटिंग पार्टिकल के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, जिसकी वजह से यहाँ पर पार्टिकल अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर पा रही है। तो डायरेक्शन को बदलने के लिए जिस एक्सीलरेशन का रोल होता है उसे हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। यहीं पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, एक ऐसा मोशन हो जहाँ पर स्पीड भी बदलती जाए, तब उस दौरान पार्टिकल के पास जो एक्सीलरेशन होता है उस एक्सीलरेशन को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक तो हमारा सेंट्रीपिटल होता ही होता है जो डायरेक्शन को बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, एक कंपोनेंट हम और डिफाइन करते हैं जो स्पीड को बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि डायरेक्शन को चेंज करने वाली एक्सीलरेशन हमारी क्या कहलाती है, कहलाती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसे हम रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियल एक्सीलरेशन भी कहते हैं। और इसका डायरेक्शन हमेशा किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फाइंड करना हो तो उस पॉइंट के रेडियस के अलोंग होगी एंड सेंटर की तरफ होती है। इसे मैं ए सबस्क्रिप्ट आर से शो कर रहा हूँ। दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और रेडियल एक्सीलरेशन, दोनों का मतलब बराबर है। आर सबस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि रेडियल है, ये रेडियस के अलोंग है। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जो बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। इसी एक्सीलरेशन की वजह से सर्कुलेटिंग बॉडी अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करती है। बट जहां तक सवाल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के चेंज का है या फिर स्पीड का है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एक्सीलरेशन हमारी कहलाती है लीनियर और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और इसका डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट के अलोंग लिया जाता है, टेंजेंट के अलोंग होता है ना। तो ये जो आप टेंजेंट देख रहे हैं, इस टेंजेंट के अलोंग हमारी जो एक्सीलरेशन होगी उसी को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर सबका अपना अपना रोल है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डायरेक्शन बदलेगी सिर्फ, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड बदलेगी सिर्फ। और इस तरीके से जब दोनों साथ में रोल प्ले करते हैं तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बदलता चला जाता है। तो यहाँ पर टेंजेंट के अलोंग रहने वाली एक्सीलरेशन को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन। अब सवाल ये है कि जो मेरी एक्सीलरेशन है कौन सी, टेंजेंशियल, उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, टेंजेंट के अलोंग ऊपर होगा कि टेंजेंट के अलोंग नीचे होगा। ये बात भी यहाँ पर समझा देना चाहिए मुझे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर स्पीड बढ़ती जा रही हो, अगर स्पीड क्या हो, अगर स्पीड इंक्रीज करे, तब स्पीड इंक्रीज करने के दौरान जिस तरफ वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है।
और अगर स्पीड कम कम होती जा रही है, क्योंकि स्पीड तो वेरिएबल है, मैग्नीट्यूड तो बदल रही है वेलोसिटी की, तो अगर स्पीड कम कम होती जाए तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होती है। बात आपको समझनी पड़ेगी। और अगर कांस्टेंट स्पीड से बॉडी मूव करे, तो कांस्टेंट स्पीड से जब बॉडी मूव करती है तब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू 0 होती है, तब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का ही रोल होता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, है ना। तो इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए। तो मैं लिख सकता हूं इफ स्पीड इज कांस्टेंट, इफ स्पीड इज कांस्टेंट, हम कह सकते हैं ए टेंजेंशियल इज 0। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। और जो नेट एक्सीलरेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ए आर। नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू ए आर की इक्वल हो जाएगी। अब अगर हम कहते हैं इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, अगर स्पीड बढ़ती है तब उस दौरान वेलोसिटी एंड ए टेंजेंशियल क्या होते हैं? आर पैरेलल। ये पैरेलल होते हैं। सेंट्रीपिटल तो होना ही होना है क्योंकि उसको डायरेक्शन बदलना है, बट उस दौरान जब स्पीड बढ़ती है तो वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पैरेलल होते हैं। ये टेंजेंट के अलग होंगे दोनों। और उस दौरान जो नेट एक्सीलरेशन होती है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ए रेडियल के स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर। मीन्स जो हमारी नेट एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी, कब? जब बॉडी की स्पीड बढ़ती जाएगी तब उसकी मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में एंगल 90 हो तब रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हम जानते हैं इस बात को। साथ ही साथ अगर मान लो स्पीड की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, यहां पर मैं नीचे लिखता हूं इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, तब उस केस में वेलोसिटी एंड ए टेंजेंशियल आर ओपोजिट। तभी क्या होते हैं? डायरेक्शन में ओपोजिट होते हैं। तो अगर वेलोसिटी टेंजेंशियली अपवर्ड है तो एक्सीलरेशन जो होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वो टेंजेंशियली डाउनवर्ड होगा। कब? जब स्पीड में डिक्रीमेंट होता है। और तब अगेन एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर होता है। मैग्नीट्यूड सेम आएगी बट डिफिनेटली क्यों? क्योंकि उस दौरान भी रेडियल एक्सीलरेशन एंड टेंजेंशियल के बीच में एंगल 90 ही बनेगा, तो रिजल्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। और इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। अब क्योंकि यहाँ पर मेरी स्पीड कांस्टेंट थी तो मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूँ दैट फॉर आवर क्वेश्चन द नेट एक्सीलरेशन इज व्हाट? द रेडियल एक्सीलरेशन और द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। हमारे इस क्वेश्चन के लिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू ही यहाँ डिफाइन की जाएगी। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारे इस सवाल के लिए 0 है। डन। अब मैं आपको यहाँ पर अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के फॉर्मूले को बताना चाहूँगा और मैं जो लेफ्ट में मेरे पास जगह बची है मैं यहीं पर समझा देना चाहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर v हमारी स्पीड होती है एंड आर हमारी यहाँ पर सर्कल की रेडियस होती है। या फिर एक फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला होता है आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला जो आप याद रख सकते हो। एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा एंड द फॉर्मूला इज v ओमेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को फाइंड करने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला है v स्क्वायर बाई आर, सेकेंड है आर ओमेगा स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज v ओमेगा। ऐसा इसलिए जो v है ना हमारी स्पीड, उसकी वैल्यू आर ओमेगा होती है, जहां पर ओमेगा क्या होती है? हमारी ओमेगा होती है हमारी एंगुलर स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा हमारी क्या होती है? ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंड v एंड ओमेगा में क्या रिश्ता? v की वैल्यू आर ओमेगा होती है। v इक्वल्स टू, है ना, मैं बताना चाहूंगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। v की वैल्यू आर ओमेगा होती है। तो यहां पर अगर मैं v की जगह में आर ओमेगा पुट करूं तो मुझे मिलेगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में आर है, एक आर कैंसिल कर दो तो डेफिनेटली आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर बचने वाला है। या फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो v बाई आर को मैं ओमेगा लिख सकता हूँ और एक v जो मेरा बच जाएगा। तो तीनों ही फॉर्मूले हमारे लिए एप्लीकेबल हैं। अब यहाँ पर हमको क्या बोला है कि स्पीड कॉन्स्टेंट है, टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है मेरी? 0.2 पाई सेकेंड है और रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ओमेगा क्या होता है?
ओमेगा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट इज डी थीटा अपॉन डी टी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कितने रेट में जो बॉडी है वो सेंटर में एंगल को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा होगा। तो अगर मैं टाइम की जगह में, डिनोमिनेटर में टाइम की जगह में टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दूं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम पीरियड वह समय है जिस समय में पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करेगा। एक सर्कल को कंप्लीट करने के समय को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो अगर डी टी की जगह में मैं कैपिटल टी टाइम पीरियड लिख दूं तो इस टाइम पीरियड में जो पार्टिकल है वो कितना एंगल कवर करेगा? तो ऑब्वियस बात है सेंटर में वो एक जो एंगल कवर करने वाला उसकी वैल्यू 360 डिग्री होगी, जिसकी वैल्यू रेडियन में हो जाएगी 2 पाई। सो ऑब्वियस बात है कि उस सिचुएशन में ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? इट विल बी 2 पाई बाई टी। एंड क्योंकि मुझे टाइम पीरियड गिवन है तो टाइम पीरियड की हेल्प से मैं ओमेगा निकाल सकता हूँ, मुझे रेडियस की भी जानकारी है, तो डेफिनेटली आर ओमेगा स्क्वायर की हेल्प से हम फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ईजिली किया जा सकता है। डन? तो फटाफट कर लेते हैं। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, तो काम करते हैं टी की जगह में 0.2 पाई पुट करते हैं। तो अगर मैं टी की जगह में 0.2 पाई पुट करूं तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन 0.2 को मैं लिख सकता हूं 10। सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 10 रेडियन पर सेकेंड। तो ये मेरी ओमेगा की वैल्यू आ गई। अब मुझको क्या बताना था? मुझको बताना था एक्सीलरेशन कितना होगा। एंड ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है वो सेंट्रीपिटल ही होगी, तो मुझको आर ओमेगा स्क्वायर के थ्रू आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ओमेगा की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? इट इक्वल्स टू 100। एंड रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो अगर मैं 100 से 5 मल्टीप्लाई कर दूं आई विल बी हैविंग 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रेडियस यहाँ पर मुझे सेंटीमीटर में गिवन है, बट सारे के सारे ऑप्शंस अगर मैं देखूं तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है। तो 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑब्वियसली मैं ऑप्शन 1 के साथ जाऊंगा। एंड देखा जाए तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, बिल्कुल इजीली समझा जा सकता है। मैंने ओमेगा की वैल्यू ऑब्टेन की, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, रेडियस की वैल्यू आप 5 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 500 को मैं 5 लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, और इस वे में आपको सारी बातों को समझने की जरूरत है। आई होप दिस क्वेश्चन इज परफेक्टली क्लियर टू यू, है ना? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT प्रीलिम्स 2012 से है। अ कार ऑफ मास 1000 kg negotiates a banked curve of radius 90 meter on a frictionless road. If the banking angle is 45 degree, the speed of the car is all right। देखिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट उस फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे यहाँ पर जो आइडिया है जिसके थ्रू हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको समझाना चाहूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका इस क्लास में पूरा चैप्टर का रिवीजन भी हो जाए अच्छे ढंग से। तो देखिए अब जो कार है जो मूव कर रही है एक कर्व्ड रोड के अलोंग मूव कर रही है। तो मान लेते कि इस तरह का हमारी कर्व्ड रोड है और इस कर्व्ड रोड के अलोंग हमको कार को लेकर के जाना है। अच्छा, अब जैसे मान लेते किसी मोमेंट पे कार यहाँ थी, फिर कार आगे बढ़ करके यहाँ आ गई, है ना? कार फिर और आगे बढ़ करके मान लो यहाँ आ गई। तो जैसे कि मैंने आप लोग से ये कहा कि जब कोई बॉडी कर्व्ड पाथ के अलोंग मूव करती है तो किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम उस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ इस पॉइंट में हमारी कार की वेलोसिटी किस तरफ होनी चाहिए, तो इस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग आपको बनाना पड़ेगा, है ना? क्योंकि जो कार की मूवमेंट है अल्टीमेटली इस पाथ के अलोंग होती जा रही है। अब इस न्यू पोजीशन पे जो मेरी कार की वेलोसिटी होगी उस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे मेरी कार की वेलोसिटी इस पॉइंट के टेंजेंट के अलोंग हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट पॉइंट्स पे जो टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि कर्व्ड पाथ के अलोंग अगर हमें कार को लेकर के जाना है तो हमको हर पॉइंट में कार की वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। एंड वेलोसिटी के चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के डायरेक्शन में बदलाव के लिए रेस्पॉन्सिबल एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो बिल्कुल आपको मैंने समझाया हुआ है। तो डेफिनेटली इस कार को भी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट है, जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। और ये जो सर्कुलर पाथ के लोग हम कार को जाता हुआ देख रहे हैं, इस सर्कुलर पाथ के सेंटर को मैं यहाँ पर पॉइंट O पे मान लेता हूँ एंड रेडियस को मैं R मान लेता हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस
टुवर्ड्स द सेंटर होती है किसी भी पॉइंट पे, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे कार को जो मिलने वाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस रेडियस के अलोंग होगी, सेंटर के टुवर्ड्स होगी, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। अब न्यूटन्स लॉ में हमने एक बात समझी हुई है, दैट फोर्स इज द कॉज व्हाइल एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। हम जानते हैं कि नेट फोर्स की वैल्यू, हम क्या जानते हैं कि जो हमारी नेट फोर्स की वैल्यू होती है वो होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो हम कहते हैं फोर्स इज द कॉज व्हाइल एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट। तो अगर आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है, तब डेफिनेटली एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए आपको फोर्स की भी रिक्वायरमेंट आएगी। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डेवलप करने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर उस कार को अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसके बिना तो हो नहीं सकता। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारी जो रोड है वो फ्रिक्शनलेस है, और कार क्योंकि फ्रिक्शनलेस रोड पे चल रही है, तो फ्रिक्शन वहाँ पर न होने के कारण डेफिनेटली फ्रिक्शन के थ्रू हम सेंट्रीपिटल फोर्स का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तब हम क्या करते हैं, तब हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। और इस कॉन्सेप्ट में जो रोड का आउटर एज होता है वो इनर एज के रेस्पेक्ट में हल्का ऊंचा होता है, मतलब रोड को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। तो जो मेरी रोड की जो आउटर एज है, जो आउटर एज है वो इनर एज के रेस्पेक्ट में क्या है, ऊपर है। मतलब रोड हमारा ऐसा होता है, फ्लैट नहीं होता, लेवल रोड नहीं होता, वो बैंक्ड रोड होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल से कोई ना कोई एक नॉन जीरो एंगल मेंटेन कर रही होती है रोड की सरफेस, जो कि हमारे गिवन क्वेश्चन के लिए कितना है, 45 डिग्री है। अब यहाँ पर जो मेरी कार मूव कर रही है ना, ये जो हमारी कार मूव कर रही है, अब फ्रिक्शन तो है नहीं, बट देखा जाए तो इस कार पे फिलहाल एक ग्रेविटेशनल फोर्स है डाउनवर्ड, और एक नॉर्मल फोर्स है जिसको हम कांटेक्ट फोर्स भी कह सकते हैं, और एक नॉर्मल फोर्स होगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर में लगेगा। ये जो नॉर्मल फोर्स आप देख पा रहे हैं, इस नॉर्मल फोर्स के दो कंपोनेंट्स आएंगी। एक कंपोनेंट आएगी लेफ्ट की तरफ और एक कंपोनेंट आएगी ऊपर की तरफ। ट्रू और नॉट? तो नॉर्मल फोर्स की जो अपवर्ड कंपोनेंट है वो इस कार के वेट को, इस कार के वेट mg को बैलेंस कर लेती है। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख पा रहे हैं, इसी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के थ्रू हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को फुलफिल करवा पाते हैं। जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो नॉर्मल फोर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से फुलफिल हो जाती है, और इस वे में हमारी कार को हम क्या कर पाते हैं, टर्न ले पाते हैं, हम कार को मोड़ पाते हैं, हम कार को कर्व्ड पाथ के लिए मूव करवा पाते हैं। और इसीलिए बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम चाहते नहीं कि हमारे जो कार के टायर्स हैं उसमें वेयर एंड टियर आए, और क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन पे आप रिलायबल होते हुए कार को डेफिनेटली आप कर्व्ड पाथ के लिए चलाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कार के टायर की कंडीशन अच्छी ना हो, रोड की कंडीशन अच्छी ना हो, और इसीलिए हम कर्व्ड पाथ के लिए डेफिनेटली हमेशा बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। तो नॉर्मल फोर्स की एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करती है, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या करती है, सेकंड कंपोनेंट आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत इजीली हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और मैं आपके लिए फॉर्मूला डिराइव भी कर देता हूँ। बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, अगर ये एंगल को मान लेते हैं, मैं 45 डिग्री को थीटा मान लूँ, अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, देन फ्रॉम ज्योमेट्री ये जो आप एंगल देख पा रहे हैं ये भी थीटा ही आएगा। तो नॉर्मल की अपवर्ड कंपोनेंट हो जाएगी n cos थीटा, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगी n sin थीटा। तो जैसा कि मैंने कहा, n sin थीटा का काम है सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जो कि mv²/r हो जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोग को कहा कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v²/r। तो v²/r से अगर मैं मास मल्टीप्लाई कर दूं तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, और mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो n sin थीटा से हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, और n cos थीटा का क्या काम है, इसका काम है वेट को बैलेंस करना। और अगर मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूं, लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस 2,
तो दोनों को डिवाइड करती एन एंड एन एलिमिनेट हो जाएंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैं टेन थीटा लिख सकता हूँ, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, एंड फाइनली वी की जो वैल्यू आने वाली है इट विल बी अंडर रूट आर जी टेन थीटा, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। ये फॉर्मूला मुझे याद है और आपको भी याद कर लेना चाहिए डेफिनेटली। आप नीट एग्जाम में इतने डिटेल में अगर आप जाना स्टार्ट करो, इतने डिटेल में अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करो तो आप काफ़ी समय ले लेंगे और आपको ऑन एन एवरेज हर सवाल को 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना होता है। तो इतने डिटेल में मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आप सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाओ, किस वे में फॉर्मूले को डिराइव किया गया, क्या उसके पीछे का लॉजिक था, ये बात हमको पता होनी चाहिए। तभी जाकर के क्या होता है ना, सब्जेक्ट की तरफ एक्सेप्टेंस आता है। जब तक आपका लाइफ में सब्जेक्ट की तरफ एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा तब तक आप डेफिनेटली इंटरनली कॉन्फिडेंट तो फील नहीं करेंगे, जैसा मैं मानता हूँ, और इसीलिए हम इतने डिटेलिंग में बातें कर रहे हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप चाहें तो टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर जी भी याद कर सकते हैं और वी इक्वल्स टू रूट आर जी टेन थीटा भी याद कर सकते हैं, आपकी चॉइस की बात है। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो हमको स्पीड की वैल्यू ही तो बतानी थी, तो सो वी इक्वल्स टू अंडर रूट, सो रेडियस की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 90 मीटर। जी की वैल्यू को ठीक है हम यहाँ पर 9.8 या फिर 10 ले लेते हैं, देख लेंगे हम, है ना, हमको क्या वैल्यू मिल रही है। एक बार के लिए मैं 10 ले लेता हूँ एंड यहाँ पर थीटा की जगह में मुझे पुट करना है 45 डिग्री एंड हम जानते हैं 1045 की वैल्यू 1 होती है, 1045 इज 1। सो यहाँ पर प्रोडक्ट की वैल्यू हो गई 900, सो रूट 900 की वैल्यू होती है 30। सो 30 मीटर पर सेकेंड के साथ उस कार को मूव करवाया जाना चाहिए। सो आई विल गो विद ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT मेंस 2012 से है। अ कार ऑफ मास m इज मूविंग ऑन अ लेवल सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r. If μs represents the static friction between the road and the tires of the car, the maximum speed of the car in circular motion is given by. All right, आपको इस सवाल अब समझना चाहिए, सुनना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो रोड थी वो फ्रिक्शनलेस थी, रोड में किसी भी तरह का कोई फ्रिक्शन नहीं था और कार को टर्न लेने के लिए हमने क्या किया था, हमने बैंकिंग ऑफ रोड के कॉन्सेप्ट को यूज किया था, जिसके थ्रू हमने नॉर्मल फोर्स की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया था। बट इस क्वेश्चन में जो रोड है मेरा लेवल रोड है। लेवल रोड का मतलब ये है कि रोड हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, एंगल ऑफ बैंकिंग की वैल्यू 0 है और इसीलिए यहां पर हम नॉर्मल फोर्स की हेल्प के थ्रू कार को हम टर्न नहीं ले पाएंगे, हम कार को सर्कुलर पाथ के लिए मूव नहीं करवा पाएंगे। लेवल रोड का मतलब ये है फ्लैट रोड। फ्लैट रोड का मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल रोड, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। लेवल रोड का मतलब है हॉरिजॉन्टल रोड और इसीलिए यहाँ पर जो मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग है, जिस एंगल से हम रोड को इंक्लाइन करते थे, उस एंगल की वैल्यू 0 है और इसीलिए यहाँ पर अब कार को टर्न लेने के लिए जिस फोर्स के थ्रू हम सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे वो फोर्स कोई और नहीं, फ्रिक्शन होगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्रिक्शन से हम कार को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स दे करके सर्कुलर पाथ के लोग मूव करवाएंगे, सर्कुलर ट्रैक के लोग मूव करवाएंगे, जो बात आपको समझना चाहिए। तो ये मेरी रोड है और इस सिचुएशन में, और जो हमारा सर्कुलर ट्रैक है कुछ ऐसा है मान लेते, तब इस दौरान जो मेरी कार है यहाँ पर, मान लो किसी मोमेंट पे कार यहाँ पर खड़ी है, तो इसको भी सर्कुलर पाथ में ले जाने के लिए, जो ये सर्कुलर पाथ आप देख रहे हैं, इसके अलोंग ले जाने के लिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए जो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होगी। तो ऑब्वियस बात है कि अगर इसको मैं साइड व्यू से आपको शो करूं, तो अगर ये हमारी कार है, इसके 2 चक्के हैं, है ना, तो इस कार को भी लेफ्ट की तरफ टर्न लेने के लिए एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट आएगी वो किस तरफ आएगी, लेफ्ट की तरफ आएगी और इस तरफ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल फोर्स कि कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं आ सकती, इसीलिए यहाँ पर फ्रिक्शन से ही हम
रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को फुलफिल करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फ्रिक्शन से डेवलप होगा। और क्योंकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम स्पीड पूछी गई है, तो मैं बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम स्पीड के लिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेनी पड़ेगी, हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स लेनी पड़ेगी। एंड फोर्स की, फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आपको बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, इसकी वैल्यू 0 से लेकर के मैक्सिमम तक वेरी कर सकती है, और इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शनल फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, जितना ज़्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उतना फास्ट हम कार को चला पाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर मुझे मैक्सिमम स्पीड बतानी थी तो मैंने भी स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू ली। लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करने का एक फॉर्मूला जो मैं आपको भी सिखाऊंगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो fr की जगह में, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे मैंने mv²/r लिख दिया। एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स। दिस इज द फॉर्मूला। एंड यहाँ पर कार पे एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg भी डाउनवर्ड है। और क्योंकि मेरी कार वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, मैं ये नहीं कह रहा कार इक्विलिब्रियम में है, कार तो एक्सेलरेट हो रही है, बट वर्टिकली हमारी कार क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और इसीलिए वर्टिकली मैं लिख सकता हूँ कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg हो जाएगी। सो फाइनली mv²/r इक्वल्स टू हो जाएगा μs टाइम्स नॉर्मल फोर्स। एंड नॉर्मल की जगह में मैं mg लिख देता हूँ, m एंड m कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली v की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है μs टाइम्स rg/रूट। और यही वो फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। लेवल रोड के लिए जो v मैक्स होती है, यहाँ पर v मैक्स लेना चाहिए मुझे, है ना, ऑब्वियस बात है, क्योंकि फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू लूंगा तो स्पीड की भी तो मुझे सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जो मैक्सिमम स्पीड है जिसके साथ आप कार को लेवल रोड में चला सकते हो उसे फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। मैंने डिराइव कर दिया, बट आपको डेरिवेशन करके नीट एग्जाम अपियर नहीं करना है, ये तो बस आपको समझाने के लिए आपको बस ये फॉर्मूला यूज करना है। 15 सेकंड के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा, जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। सो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इम्प्लाइज दैट वी मैक्स इक्वल्स टू, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस की वैल्यू, अच्छा मुझको सिंबल के टर्म्स में आंसर देना है ना, और क्योंकि मुझे सिंबल के टर्म्स में आंसर देना है तो वी मैक्स की वैल्यू बता दीजिए क्या हो जाएगी। इट विल बी μs rg, ऑप्शन फोर्थ के साथ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। इतना झमेला आपको नहीं पालना नीट एग्जाम वाले दिन, खासकर आपको बस ये फॉर्मूला का ध्यान होना चाहिए। और अगर आपको ये फॉर्मूला का ध्यान है तो डेफिनेटली सवाल को आप मुश्किल से 2-5 सेकंड के अंदर सॉल्व करके आगे निकल सकते हो। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके मन में बिल्कुल आ सकता है कि कार तो आपकी आगे जा रही है, कार को तो हम मूव करवा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की बात क्यों हो रही है, तब यहाँ पर ये वर्ड स्टैटिक यूज क्यों कर रहे हैं। क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हम तभी कहते हैं जब बॉडी रिलेटिवली सरफेस के साथ क्या होती है, रेस्ट में रहती है। तो अगर कार में वाकई में मूवमेंट हो रही है तब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात क्यों कर रहे हैं हम, ये समझने की ज़रूरत है। तो इसका जवाब ये है कि इस कार को कर्व्ड पाथ के अलॉन्ग ले जाने के लिए जो मेरी कार है वो रेडियली रेस्ट में है। टेंजेंशियली तो इसकी मूवमेंट हो रही है, टेंजेंशियली तो मेरी कार आगे जा रही है, और कार को आगे जाने के लिए, टेंजेंशियली आगे मूव करवाने के लिए वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन का रोल होगा, वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होगी। क्योंकि कार के चक्के जब घूमेंगे ना तब टेंजेंशियली कार पे एक रोलिंग फ्रिक्शन होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पर किस तरफ मिलेगी हमको, टेंजेंट के अलॉन्ग मिलेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो मेरी कार है ये रेडियली रेस्ट में है। इसका ये मतलब है न तो कार को मुझको सेंटर के पास लाना है सर्कल के, न तो मुझको कार को सर्कल के सेंटर से अवे करना है, मुझको इस कार को रेस्ट में रखना है रेडियली। अगर ये सेंटर के पास आएगा तो ये इनवर्ड मूव कर जाएगा, अगर ये सेंटर से अवे जाएगा तो ये आउटवर्ड मूव कर जाएगा। और दोनों ही सिनेरियो में
एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो सर्कुलर पाथ है हम उसी सर्कुलर पाथ में चलते चलते जा रहे हैं। तो जो कार और सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, जो रेडियस है मेरी सर्कल की, वो कांस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं हम, और इसीलिए कार को यहाँ पर हम रेडियली रेस्ट में रख करके चल रहे हैं। टेंजेंशियली मोशन यहाँ पर आ रहा है और इसीलिए रेडियल डायरेक्शन में मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर सकता हूँ और मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो AIPMT 2012 से था। इसका ये मतलब है 2013, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये 6 साल सर्कुलर मोशन से कोई भी सवाल नहीं आए थे। अब हम 2019 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है अ मास m इज अटैच्ड टू अ थिन वायर एंड इज whirled इन अ वर्टिकल सर्कल। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन। ऑलराइट, मैं आपको सवाल समझाता हूँ। एक आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक मास को हमने एक पतली सी वायर से अटैच किया और उसको वर्टिकल सर्कल में घुमाना स्टार्ट किए। और अब अगर हम ऐसा करते हैं तो जो हमारी वायर है वो किस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसके ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। तो मान लेते हैं कि मैं उस मास को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा रहा हूँ। तो कह रहा है कि जब हमने उसको सर्कुलेट किया वर्टिकल प्लेन में, तब उस वायर के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आंसर होगा लोएस्ट पोजीशन पे, सबसे नीचे वायर के टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ऐसा इसलिए कि क्योंकि मैंने आप लोग से बताया, आपसे कहा मैंने कि एक बॉडी को अगर हमें सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करवाना है, अगर सर्कल के अलॉन्ग घुमाना है, तब उस दौरान वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को, बॉडी को एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जिसके थ्रू जो बॉडी है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन गेन करेगी। एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जिसको यूज करते हुए बॉडी अपनी वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करेगी। ये बात आपको मैंने समझाई थी। अब क्योंकि इस मास को भी मैं वर्टिकल सर्कल में एक सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा हूँ, इससे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब अगर हम देखें तो लोएस्ट पोजीशन पे इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, आगे ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वायर में रहने वाली टेंशन T होगी। इसके अलावा नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा। और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है, इसीलिए जो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स है वो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो डेफिनेटली अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होनी चाहिए। आर का मतलब यहाँ पर रेडियल है। और डेफिनेटली इस मास पे जो नेट फोर्स होनी चाहिए वो अपवर्ड आनी चाहिए एट द लोएस्ट पोजीशन। बट क्योंकि यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, एक तो मेरा टेंशन है जो वायर ने डेवलप किया है, एंड दूसरा mg ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ ने डेवलप किया है। तो अगर मैं नेट फोर्स की बात करूँ तो नेट फोर्स ऑब्वियसली T माइनस mg हो जाना चाहिए। T को बड़ा होना होगा, T mg से बड़ा होगा तभी ना जाकर के नेट फोर्स ऊपर की तरफ बनेगी और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। अगर टेंशन से mg बड़ा होगा तो वायर तो वैसे भी टूट जानी है। अगर एक वायर में जो मैक्सिमम टेंशन को हम जनरेट कर सकते हैं उससे ज़्यादा अगर mg की वैल्यू बन जाए उस वायर पे, अगर मान लो उस वायर से हमने एक ऑब्जेक्ट को टंगा, एक ऑब्जेक्ट को मैंने अटैच कर दिया है और ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो उस वायर के मैक्सिमम वेरिएबल टेंशन से ज़्यादा है, तो वायर तो वैसे भी टूटनी थी। तो बट क्योंकि फिर भी हमको सर्कुलर में ये सर्कल के अलॉन्ग हमारे ऑब्जेक्ट को घुमाना है, तो डेफिनेटली हम बिल्कुल कह सकते हैं ना कि टेंशन T mg से बड़ा होना चाहिए। जो टेंशन T डेवलप हो सकती है वायर में वो डेफिनेटली बॉडी के वेट से ज़्यादा मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए और डेफिनेटली T की वैल्यू mg से बड़ी होनी ही चाहिए अगर सर्कल में घुमाना है तो। सो T माइनस mg यही मेरा नेट फोर्स होगा। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज ऑपोजिट होते हैं, है ना, तब रिजल्टेंट उन दोनों के डिफरेंस से हम ऑब्टेन करते हैं। सो T माइनस mg इज द नेट फोर्स। दो ही फोर्स थे, एक टेंशन T थी और एक mg नीचे था। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी और इसीलिए यही मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स Fr हो जाना चाहिए। और अगर मैं टेंशन T की बात करूं, इट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्लस mg, ये होना चाहिए। एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 1।
मतलब लोएस्ट पोजीशन पे जो टेंशन होगी उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी है, साथ ही साथ बॉडी के वेट को भी बेयर करना है। दोनों ही काम स्ट्रिंग के टेंशन को करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉप मोस्ट पॉइंट की, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो मेरी स्ट्रिंग होगी, मैं कलर चेंज करता हूं, टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरी स्ट्रिंग का कुछ ऐसा ओरिएंटेशन होगा, है ना। थोड़ा सा इसको और परफेक्टली बनाते हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मेरी स्ट्रिंग का कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन होगा, मेरी ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पर होगी, है ना। और अब यहाँ पर मैं देखूँ तो टेंशन टी तो अब डाउनवर्ड आ जाएगी और mg भी डाउनवर्ड है, दोनों ही फोर्स अब डाउनवर्ड आ गए। लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन एंड mg अपोजिट थे, बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो टेंशन t भी डाउनवर्ड है, वेट mg भी डाउनवर्ड है। अब दोनों मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, क्योंकि अगेन इस पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए ऑब्वियसली मुझे लिखना चाहिए T प्लस mg इक्वल्स टू Fr, एंड यहां पर अगर मैं टेंशन T की बात करूं इट विल बी इक्वल टू Fr माइनस mg, एंड लेट अस कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये जो टेंशन टी आप देख रहे हैं, जो मैंने लोएस्ट पोजीशन के लिए ऑब्टेन किया है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट के टेंशन से देखो तो ये ज़्यादा है ना। ये मैं कहाँ के लिए लिखा हूँ, मैं लिखा हूँ फॉर बॉटम पॉइंट, मतलब जो हमारा लोएस्ट पोजीशन है, फॉर लोएस्ट पोजीशन, है ना। और यहाँ पर जो मैंने बातें लिखी हैं ये लिखी है फॉर टॉप पोजीशन, फॉर टॉप पोजीशन। तो डेफिनेटली टॉप पोजीशन में जो टेंशन टी है वो लोएस्ट पोजीशन के टेंशन से क्या है, कम है, या फिर लोएस्ट पोजीशन की जो टेंशन है वो टॉप मोस्ट पॉइंट की टेंशन से क्या है, ज़्यादा है। और इसीलिए देखा जाए तो ज़्यादा टेंशन तो वायर में लोएस्ट पोजीशन पे ही आने वाली है। तो ऑप्शंस क्या क्या थे, द मास इज एट द हाईएस्ट पॉइंट, ये तो बात गलती हो गई। द वायर इज हॉरिजॉन्टल, तो देखा जाए जब वायर मेरी हॉरिजॉन्टल होगी ना तब जो टेंशन होगी वायर में वो लोएस्ट पोजीशन के कंपेयर में तो कम ही होगी एंड टॉप मोस्ट के कंपेयर में ज़्यादा होगी। मैं बस इतना आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हमारा मास ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन कम कम होती चली जाती है। बस आप याद रखो कि लोएस्ट पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू मिनिमम होती है, एंड बॉटम एंड टॉप पोजीशन के अलावा बाकी जितनी भी पोजीशंस हमारी बनती है वहाँ पर टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम से कम बट मिनिमम से ज़्यादा होती है। और इसीलिए देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल वाला केस भी नहीं बन सकता। द मास इज एट द लोएस्ट पॉइंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। वायर के टूटने के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ होंगे, जब मेरा मास लोएस्ट पोजिशन पे होगा, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है। Two particles A and B are moving in uniform circular motion in concentric circles of radii RA and RB with speed VA and VB respectively. Their time period of rotation is the same. The ratio of angular speed of A to that of B will be 1:1. Option 4 is the perfect answer. बात ही खत्म होगी। क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि जस्ट मैंने आप लोग को कहा था कि जो एंगुलर स्पीड होती है ओमेगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है ना। हमने कहा था ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, और मैंने कहा था कि अगर टाइम की जगह में मैं टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दूं, टाइम पीरियड वह समय है जिस समय में जो बॉडी होती है वो एक सर्कल को कंप्लीट करता है। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने का मतलब ये है कि जो सेंटर में टोटल एंगल सबटेंड होगा, जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी वैल्यू होगी 360 डिग्री, जो कि रेडियन में होगा 2 पाई। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो दोनों का टाइम पीरियड है सेम, और इसी टाइम पीरियड में दोनों सर्कल में जो एंगल सबटेंड करेंगे वो कितना करेंगे, 2 पाई करेंगे। सो डेफिनेटली हम बिल्कुल कह सकते हैं ओमेगा ऑफ ए इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ बी, और इसीलिए अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो 1:1 हो जाना चाहिए। सो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, जो कि एकदम परफेक्ट आंसर है ना, बिल्कुल समझा जा सकता है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 से है। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज इन कॉन्टेक्ट अगेंस्ट द इनर वॉल of a hollow cylindrical drum
of radius 1 meter. The coefficient of friction between the block and the inner wall of the cylinder is 0.1. The minimum angular velocity needed for the cylinder to keep the block stationary when the cylinder is vertical and rotating about its axis will be. ठीक है, देखिए क्वेश्चन आसान है और बिल्कुल किया जा सकता है, और मैं समझता हूं कि जितनी बातें मैंने अभी तक आपको बताई हैं, अगर आप प्रॉपर्ली मेरी बातों को समझें तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बट फिर भी इस सवाल को सॉल्व करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आपको डिफिकल्टीज आती है तो बिल्कुल सुनिएगा कि किस वे में हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एक वर्टिकल सिलेंडर है, एक वर्टिकल सिलेंडर, यहां पर मैं एक वर्टिकल सिलेंडर बना देता हूं, और कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 10 kg है और वो सिलेंडर के इनर वॉल के साथ कांटेक्ट में है। तो ठीक है, मैं ब्लॉक को यहां पर बना देता हूं। ये मेरी ब्लॉक है जो कि इनर वॉल के साथ क्या है, कांटेक्ट में है। ये हमारी सिलेंडर की एक्सिस है जो कि वर्टिकल है। डन। कह रहा है कि इस ब्लॉक एंड सिलेंडर की जो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में है उनके लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.1 है, तो मैं म्यू की जगह में 0.1 लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है कि इस सिलेंडर को मिनिमम कितनी एंगुलर वेलोसिटी के साथ हम रोटेट करें कि जो ब्लॉक है वो रुक जाए, स्टेशनरी हो, न गिरे। ये हमें कहा है ना। तो इसको हमें रोटेट करना है, किसको, सिलेंडर को, और इसकी जो मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए ओमेगा, वही हमें बतानी है। ठीक, अब मैं आपको सिखाता हूं कि क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, किस वे में हम इस सवाल को अप्रोच करेंगे, किस वे में हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको सिखाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, अगर मान लेते कि मेरा सिलेंडर रोटेट न करे और अगर मैं ब्लॉक को इनर वॉल के कांटेक्ट में ला करके रख के छोड़ दूं तो डेफिनेटली ये जो बॉडी नीचे गिर जाएगी। अब सवाल है कि नीचे क्यों गिरेगी। नीचे इसीलिए गिरेगी क्योंकि ग्रेविटी इसे नीचे की तरफ पुल कर लेगी। तो डेफिनेटली इस ब्लॉक पे एक डाउनवर्ड फोर्स है mg जो हमारी अर्थ ने अप्लाई किया है, और उस फोर्स के कारण वो बॉडी नीचे मूव करना चाहती है। बट हमको क्योंकि ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है, रोके रखना है, तो डेफिनेटली इसको नीचे जाने से रोकने के लिए मुझे एक अपवर्ड फोर्स चाहिए। एंड क्योंकि ये एक सरफेस के कांटेक्ट में है और क्योंकि सरफेस के पैरेलल में जो कांटेक्ट फोर्स होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, तो इस mg को अपोज करने के लिए इस ब्लॉक पे एक अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी फ्रिक्शनल फोर्स को मैं सिंबल F से शो कर रहा हूं। F यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स को शो कर रही है, जो आपको समझने की जरूरत है। देखिए, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है ना, तब उनके बीच में डेवलप होने वाले फोर्स को हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। व्हेन टू बॉडीज कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर अ फोर्स डेवलप्स, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब मान लेते कि कांटेक्ट फोर्स का इस तरफ डायरेक्शन है। अब इसके दो कंपोनेंट आएंगी, एक आएगी कंपोनेंट दोनों के सरफेसेस के पैरेलल में, और एक और आएगी दोनों के सरफेसेस के परपेंडिकुलर में। तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, और इस पैरेलल कंपोनेंट को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। एंड क्योंकि ब्लॉक की सरफेस एंड सिलेंडर की सरफेस जो कांटेक्ट में वो वर्टिकल प्लेन में है, तो इसी सरफेस के पैरेलल में जो फोर्स होगी उसी को हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। एंड फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स है भी नहीं जो mg को अपोज कर सके। फ्रिक्शन के हेल्प के थ्रू ही हम mg को अपोज कर सकते हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। साथ ही साथ क्योंकि इनमें कांटेक्ट है, तो इनके सरफेसेस के परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट बनेगी कांटेक्ट फोर्स की, उसे हम कहेंगे नॉर्मल फोर्स। ऑब्वियस बात है, जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं, एक तो मेरी फ्लोर है मान लेते और एक मेरी बॉडी है, तो सरफेसेस के परपेंडिकुलर के कंपोनेंट को हम नॉर्मल कहते हैं, सरफेस के पैरेलल के कंपोनेंट को हम फ्रिक्शन कहते हैं, और इन दोनों के रिजल्टेंट को ही हम कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स। तो दोनों की जो सरफेसेस कांटेक्ट में थी उसके परपेंडिकुलर में नॉर्मल है, पैरेलल में फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन से हम mg को अपोज कर सकते हैं। डन। नाउ इसके अलावा जो एक बात समझनी है कि अगर मेरा ब्लॉक इस सिलेंडर के साथ कांटेक्ट में है, स्टेशनरी है, और सिलेंडर घूम रहा है, तो क्या साथ में मेरी बॉडी नहीं घूमेगी?
ऑब्वियसली घूमेगी, और बॉडी का जो पाथ होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, सर्कुलर होगा। आप बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि बॉडी इस सिलेंडर के घूमने के साथ जो बॉडी है वो सर्कुलेट होगी, सर्कल के अलॉन्ग मूव करना चालू करेगी। और जस्ट अभी आपको मैंने क्या सिखाया कि अगर एक बॉडी को सर्कल के अलॉन्ग मूव करवाना है तो हर पॉइंट में उसके डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस होता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, जो बिल्कुल आपने अब तक समझ लिया मेरी बातों को। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि इस बॉडी पे वो कौन सी फोर्स है जो अलोंग द रेडियस है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, और यहां पर इसी पॉइंट पे मेरे सर्कल का सेंटर बनेगा, तो ऑब्वियस बात है इट इज द नॉर्मल फोर्स विच हैज द डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में जो नॉर्मल फोर्स है यही वो फोर्स है जो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकती है, और इसीलिए यहां पर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एंड क्योंकि मुझे ओमेगा बताना है तो इसीलिए मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू को लिख सकता हूं आर ओमेगा स्क्वायर। मैंने आप लोगों को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के 3 फॉर्मूले बताए थे, वी स्क्वायर बाई आर, आर ओमेगा स्क्वायर एंड वी ओमेगा। तो क्योंकि ओमेगा से मतलब है तो मैंने आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, और यही नॉर्मल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। एंड साथ ही साथ ब्लॉक को स्टेशनरी रखने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो डेफिनेटली mg के इक्वल होनी चाहिए। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर होगी वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स ही होगी। यहाँ पर एक बात आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर वर्ड यूज किया मिनिमम। तो बात ऐसी है कि अगर ओमेगा मिनिमम है जो मुझे मेंटेन करना है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग में डेवलप होने वाली नॉर्मल फोर्स भी क्या होगी, मिनिमम होगी। और अगर नॉर्मल फोर्स मिनिमम है तब इस दौरान डेफिनेटली मैं यहाँ पर क्योंकि इस ब्लॉक को स्टैटिक रखना चाहता हूँ, तो मिनिमम नॉर्मल के कॉरस्पॉन्डिंग में जिस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात करूँगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन ही होनी चाहिए। और हमने सीखा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्स होता है, और इसीलिए ये जो फोर्स ऑफ F देख रहे हैं इट शुड बी इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन विच विल बी इक्वल टू mg। बट जबकि जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, एम आर ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर पुट कर देता हूँ विच इज इक्वल टू एम जी। तो देखा जाए एम एंड एम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड फाइनली जो मेरी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जी अपॉन म्यू आर ओवर रूट, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। बस वैल्यूज पुट करते ही आंसर। तो देखिए जी की वैल्यू हमको यहाँ पर 10 लेनी है, म्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 0.1, एंड जो रेडियस है इट इज इक्वल टू 1, रूट यहाँ पर रहना चाहिए। सो नाउ 10 अपॉन 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 100, एंड रूट 100 को हम लिख सकते हैं 10। सो द आंसर विल बी 10 रेडियन पर सेकेंड, और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर 10 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए। एंड ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2019 उड़ीसा से है। A particle starting from rest moves in a circle of radius r. It attains a velocity of v naught meter per second on completion of n rounds. Its angular acceleration will be. All right, a very important question. And इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम काफ़ी डिटेल में सीखेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम कई और बातों को भी सीखेंगे। आप मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनना और सीखने की कोशिश करना। जब भी एक बॉडी सर्कल के अलॉन्ग मूव करती है तब जनरली हम 2 तरह की क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। एक तो क्वांटिटी होती है लीनियर क्वांटिटीज, और एक और होती है हमारी एंगुलर क्वांटिटीज, है ना। जब भी एक बॉडी सर्कल के अलॉन्ग मूव करती है तब हम 2 तरह की क्वांटिटीज की बातें करते हैं, लीनियर क्वांटिटीज एंड एंगुलर क्वांटिटीज। एंड दोनों ही क्वांटिटीज के बीच में एक रिश्ता भी होता है, और यही बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। तो मान लेते कि एक बॉडी एक पार्टिकल सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है, और किसी इंस्टेंट पे मान लेते मेरी पार्टिकल इस पॉइंट पर पहुंची, और मान लेते मोशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है। तब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी वो ऑब्वियसली टेंजेंशियल होगी, जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो भी ऑब्वियसली टेंजेंशियल होगी,
और अगर इसके पास कोई लीनियर एक्सेलरेशन है, कोई टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन है ना, तो वो भी टेंजेंट के अलोंग होगी। अब शर्त ये है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो वेलोसिटी की तरफ आएगी, कम हो रही है तो वेलोसिटी के ऑपोजिट आएगी। बट जो भी हो कहानी, हम ये जानते हैं कि इस इंस्टेंट पे जो इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट x है, जो इसकी लीनियर वेलोसिटी v है और जो इसकी लीनियर एक्सेलरेशन a सब्सक्रिप्ट t है, ये तीनों टेंजेंट के अलोंग होंगी। और ये बात बिल्कुल समझा जा सकती है, बात मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझाई। बट साथ ही साथ हम डिफाइन करते हैं तीन तरह की एंगुलर क्वांटिटीज: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये तीन क्वांटिटीज हम और डिफाइन करते हैं जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। थीटा, ओमेगा एंड अल्फा तीनों का डायरेक्शन सर्कल के एक्सिस के अलोंग होता है और इसीलिए हम इन तीनों को एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। थीटा, ओमेगा एंड अल्फा तीनों का डायरेक्शन किस तरफ होता है? एक्सिस के अलोंग होता है, सर्कल के एक्सिस के अलोंग होता है और इसीलिए इन तीनों को हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि थीटा, ओमेगा एंड अल्फा ये तीनों एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं। ये तीनों लीनियर क्वांटिटीज हैं और ये तीनों एंगुलर क्वांटिटीज हैं। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप भी जो मैं बिल्कुल आपको समझाना चाहूंगा, है ना, बिल्कुल आपको समझना चाहिए कि जो x होती है इसकी वैल्यू होती है थीटा क्रॉस आर। आर जहां पर हमारी पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर होगी और इस पोजीशन वेक्टर के लिए जो हमारा ओरिजिन होगा वो सर्कल के सेंटर पे ही होता है। सिमिलरली जो हमारी लीनियर वेलोसिटी v होती है वो होती है हमारी ओमेगा क्रॉस आर। एंड सिमिलरली जो मेरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होती है और जो मेरी लीनियर एक्सेलरेशन होती है वो होती है अल्फा क्रॉस आर। और इस वे में आपको सारी बातों को समझने की ज़रूरत है। जहाँ तक बात थीटा एंड आर के बीच के एंगल का सवाल है तो डेफिनेटली दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है। थीटा, ओमेगा, अल्फा तीनों का डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है। आर जो है मेरी उस सर्कल के प्लेन में होगी, आर के अलोंग, रेडियस के अलोंग हो जाएगी मेरी पोजीशन वेक्टर। एंड जहां तक सवाल एक्स, वी एंड ए का है, इन तीनों का डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग है। तो देखा जाए तो ये तीनों ही क्वांटिटीज, आर एंगुलर क्वांटिटीज एंड लीनियर क्वांटिटीज, इन तीनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। आर एंड थीटा के बीच में भी एंगल 90, आर एंड ओमेगा के बीच में भी एंगल 90, आर एंड अल्फा के बीच में भी एंगल 90। और देखा जाए एक्स, वी एंड ए, ये भी इन तीनों जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इन तीनों क्रॉस प्रोडक्ट के प्लेन के, मतलब जो वेक्टर का मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है उन वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर में ही होंगे। मतलब ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, ये बिल्कुल समझा जा सकता है। डन, इतनी बात आपको समझने की जरूरत है। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो क्योंकि थीटा आर के बीच में एंगल 90, ओमेगा आर के बीच में एंगल 90, अल्फा आर के बीच में भी एंगल 90 एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्योंकि हम साइन थीटा की बात करते हैं और क्योंकि साइन थीटा में साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो मैग्नीट्यूड वाइज भी अगर मैं जाना चाहूँ तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी थीटा आर, v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा आर एंड ए टेंजेंशियल की वैल्यू हो जाएगी अल्फा आर, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। ये वेक्टर फॉर्म में है, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है एंड थीटा आर भी एंगल 90 डिग्री मेंटेन करेंगे एक दूसरे के साथ। ओमेगा आर के बीच में भी एंगल 90, अल्फा आर के बीच में भी एंगल 90 होता है ना। एक्स, वी, ए टेंजेंट के अलोंग है, थीटा, ओमेगा, अल्फा एक्सिस के अलोंग है एंड आर मेरी रेडियल होती है, आर हमारी रेडियस के अलोंग होती है, जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन की तरफ आता हूं। तो कहता है कि शुरुआत में पार्टिकल रेस्ट पे थी, रुकी हुई थी, तो अगर स्पीड 0 थी तो डेफिनेटली ओमेगा की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा नॉट, वो 0 थी। कहता है कि उसने जो फाइनली स्पीड ऑब्टेन की वो वी नॉट है, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब जो उसकी फाइनल स्पीड है उसकी वैल्यू v नॉट है। तो अगर फाइनल स्पीड v नॉट है तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फाइनल ओमेगा कितना होगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, तो ओमेगा की वैल्यू फाइनली हो जाएगी v नॉट अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। एंड सर्कल की रेडियस यहाँ पर मुझे स्मॉल आर लेने को कहा है तो मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ यहाँ पर, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। जो मेरी पोजीशन वेक्टर है हमारी पार्टिकल की, जहाँ पर भी पार्टिकल होगी उसके पोजीशन वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ऑब्वियस बात है सर्कल के रेडियस के इक्वल ही होनी है।
अब कहता है कि उसने टोटल n राउंड लगाए। तो अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि उसने टोटल कितना एंगल सबटेंड किया होगा सेंटर पे, तो क्या बता पाएंगे? तो देखिए, एक सर्कल के कंप्लीशन में जो सेंटर में एंगल सबटेंड होगा वो होगा 2 पाई रेडियन, 2 सर्कल में 2 पाई इंटू 2, 3 सर्कल कंप्लीट करे तो 2 पाई इंटू 3। तो अगर n सर्कल उसने कंप्लीट किए, n राउंड मारे हैं, तो n राउंड में डेफिनेटली उसने जो एंगल सबटेंड किया होगा वो 2 पाई टाइम्स n होना चाहिए, जो अगेन बिल्कुल समझा जा सकता है। और हमको ये बताना है कि उस सिचुएशन में उसकी एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा कितनी होगी। अल्फा की वैल्यू हमें बतानी है, अल्फा हमें बतानी है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हो, अगर उसके लिए अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो, अल्फा क्या हो? कांस्टेंट हो। यहाँ पर सवाल में कहीं बोल तो नहीं रहा कि अल्फा कांस्टेंट है, बट इनहेरेंटली हम ये मान के चल रहे हैं कि जो पार्टिकल है उसने यूनिफॉर्मली एक्सिलरेशन शो किया, वो यूनिफॉर्मली एक्सिलरेट हुई एंड फाइनली रेस्ट से उसने v0/r की एंगुलर वेलोसिटी को ऑब्टेन किया। तो कांस्टेंट अल्फा के लिए हमारे पास 3 फेमस इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स हैं, जिनको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और वो 3 इक्वेशंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जिसमें पहली है मेरी ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, द सेकेंड वन इज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज ओमेगा ई स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट ई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। ये 3 फेमस इक्वेशंस हैं काइनेमेटिक्स की, जो बिल्कुल आप यहाँ पर यूनिफॉर्म अल्फा के लिए यूज कर सकते हैं। अल्फा कांस्टेंट हो तो आप यूज कर सकते हैं। और क्योंकि मुझको अल्फा बताना है और मेरे पास ओमेगा नॉट ओमेगा एंड थीटा है, तो मैं ऑब्वियस बात है इक्वेशन 3 के थ्रू आगे बढ़ूंगा, एंड इक्वेशन 3 के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को डेफिनेटली सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो क्योंकि हमने कहा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा, तो अल्फा के लिए सॉल्व करना चाहते हैं। सो फाइनल ओमेगा की वैल्यू हमने कितनी कही? इट इज v0/r स्क्वायर होना चाहिए। ओमेगा नॉट 0 है, इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू हमने कही 2 पाई n, इम्प्लाइज दैट अल्फा निकालना चाहते हैं। सो अल्फा निकालने के लिए 2 इंटू 2 पाई n को डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आने वाला है? v0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 विल बिकम 4 पाई n, एंड r का स्क्वायर भी यहाँ पर बचने वाला है। और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई n r स्क्वायर, v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई n r स्क्वायर। मैं देखूं तो ऑप्शन 3 करेक्ट आ रहा है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, जो कि आप देख भी सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपने समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2020 फेज 2 से है। अ पॉइंट मास m इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r with the help of a string. The velocity of the mass is root 7gr at the lowest point. The tension in the string at the lowest point is. All right. क्वेश्चन कह रहा है कि एक m मास के बॉडी को वर्टिकल सर्कल में सर्कुलेट किया गया, सर्कल की रेडियस मेंटेन की गई r, एंड जो बॉडी को हम सर्कुलेट किया उसके मास की वैल्यू हमें स्मॉल m गिवन है। तो कहता है कि लोएस्ट पॉइंट पे अगर हम इस मास की स्पीड को अंडर रूट 7gr मेंटेन करें, तो लोएस्ट पॉइंट पे जो स्ट्रिंग है हमारी, उसमें टेंशन टी की वैल्यू कितनी होगी हमें बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक बॉडी को सर्कल के अलग मूव करवाने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलेटिंग बॉडी के वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो क्योंकि हमारा ये जो बॉडी है सर्कल के अलग मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली इसे भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है, इसका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की तरफ पार्टिसिपेशन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट साथ ही साथ देखें तो इस m मास की बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, जो कि नीचे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर इस बॉडी पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियस बात है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा, जो बिल्कुल समझना आसान है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी हमारी mg, और क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर होता है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टेंशन T की वैल्यू
mg से ज़्यादा होगी तभी जाकर के एक नेट फोर्स का डेवलपमेंट हो पाएगा अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे इस बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो होगा T माइनस एम जी। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एट द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू mv²/r के इक्वल होनी चाहिए, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और यहाँ पर अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी T माइनस एम जी और इसी की वैल्यू mv²/r होना चाहिए। बस हो गया सॉल्व। सो T की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो T विल बी इक्वल टू mg प्लस m अपॉन r इंटू वी स्क्वायर और जो भी मुझे v की वैल्यू गिवन थी मुझे पुट कर देना चाहिए, तो स्क्वायर करने से ये हो जाएगा 7gr। r एंड r को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। सो mg प्लस 7mg विल बिकम 8mg। सो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मेरी 8mg आ रही है और इसीलिए मैं ऑप्शन 4 के साथ जाना चाहूँगा। एंड देखा जाए तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 से है। क्वेश्चन है द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज। ठीक है, तो ऑप्शन 1 कहता है अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर। आप जानते हैं ये बिल्कुल गलत है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था दैट थीटा, ओमेगा एंड अल्फा, ऑलरेडी मैं आपको बता रखा हूँ ये तीनों एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं और इन तीनों का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस होता है। जब भी एक बॉडी सर्कल के अलोंग मूव करती है तो सर्कुलेटिंग बॉडी के सर्कल के एक्सिस के अलोंग इन तीनों क्वांटिटीज का डायरेक्शन होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ये तीनों वेक्टर क्वांटिटीज एक्सिस के अलोंग डायरेक्टेड हैं और इसीलिए इनको हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायरेक्शन ऑब्टेन करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एक रूल को और उस रूल को हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो देखिए मैं आपको राइट हैंड थंब रूल भी समझाना चाहूँगा। तो मान लेते कि एक बॉडी है वो सर्कल के अलोंग मूव कर रही है और सर्कुलेटिंग बॉडी सपोज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मान लो सर्कुलेट हो रही है और ये मेरी बॉडी है जो सर्कुलेट हो रही है। तो डेफिनेटली जो मैंने सर्कल बनाया है वो वर्टिकल प्लेन में है और क्योंकि सर्कल मैंने वर्टिकल प्लेन में बनाया है तो इसकी जो एक्सिस होगी वो ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होनी चाहिए। इस मेरे पेन के अलोंग इस सर्कल की एक्सिस हो जाएगी, जो समझा जा सकता है। जिस सेंस में आपकी बॉडी सर्कुलेट हो रही होगी आपको क्या करना है, उसी सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करना है, कर्ल करना है, रोटेट करना है ना। तो क्योंकि मेरी बॉडी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में सर्कुलेट हो रही है जैसे मैंने दिखाया है, तो उसी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, उसी पर्टिकुलर सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को आपको टर्न करना है। तो जो थंब है, थंब आपको थीटा एंड ओमेगा का डायरेक्शन देगा। थंब की हेल्प से आपको किसका किसका डायरेक्शन मिलेगा, आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का डायरेक्शन मिल जाएगा। सो राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम थीटा एंड ओमेगा के डायरेक्शन को ऑब्टेन करते हैं। अब सवाल बचा अल्फा को लेकर के। तो हम कहते हैं कि अगर बॉडी की स्पीड बढ़ रही है, अगर बॉडी की स्पीड बढ़ते बढ़ते जा रही है, अगर बॉडी की एंगुलर स्पीड में इंक्रीमेंट है, तब उस सिचुएशन में ओमेगा एंड अल्फा भी पैरेलल होंगे और इसका ये मतलब है कि थंब के अलोंग अल्फा का भी डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर मान लेते कि बॉडी की स्पीड में डिक्रीमेंट है, बॉडी स्लो स्लो होती जा रही है, तब जिस डायरेक्शन में ओमेगा होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा को होना होगा, तब ओमेगा एंड अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट होगा। अब बिल्कुल ये बात याद रखिए कि जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में होते हैं तभी स्पीड बढ़ती है, जब वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तभी स्पीड कम होती है। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि थीटा एंड ओमेगा के डायरेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए आप लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करो। बॉडी के सर्कुलेशन के सेंस में अपने राइट हैंड के पाम को टर्न करो, थंब से आपको थीटा और ओमेगा मिल जाएगा। अगर स्पीड बढ़ रही है तो ओमेगा अल्फा का डायरेक्शन सेम आएगा, अगर स्पीड कम हो रही है तो ओमेगा एंड अल्फा का डायरेक्शन अपोजिट आएगा। बट ये तीनों ही क्वांटिटीज एक्सिस के अलोंग होंगे। और अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है तो
अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू 0 होगी, एक नल वेक्टर का फॉर्मेशन होगा जिसका कोई डायरेक्शन हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो समझा जा सकता है। तो मेरी इतनी बातों पे अगर अपन ध्यान रखें तो अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर तो एकदम गलत बात है, और हमको यहाँ पर एंगुलर एक्सीलरेशन के डायरेक्शन की बात यहाँ पर बतानी है। अलोंग द रेडियस ये बात भी गलत हो गई। अलोंग द टेंजेंट टू इट्स पोजीशन ये बात भी एकदम गलत है। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एकदम सही बात है। सो ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे, विच इज द परफेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2023 मणिपुर से है। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ वेलोसिटी v एंड एक्सीलरेशन a, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं और हमको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन 1 कहता है v इज अ कांस्टेंट एंड a इज अ कांस्टेंट। तो जैसा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि सर्कुलर मोशन के दौरान हर पॉइंट पे सर्कुलेटिंग बॉडी की वेलोसिटी के डायरेक्शन में तो चेंज आना ही आना है। यहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और इसका यह मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना। ऑलरेडी हमने क्या समझा कि जब बॉडी सर्कल के अलग मूव करती है तो अलग अलग पॉइंट में वेलोसिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा, एंड वेलोसिटी के डायरेक्शन को ऑब्टेन करने के लिए हम जिस पॉइंट पे हम डायरेक्शन ऑब्टेन करना चाह रहे होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एंड टेंजेंट के अलग हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। तो क्योंकि सर्कुलेटिंग बॉडी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स बनेंगे, इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि हर पॉइंट में वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो डिफरेंट होगा, और इसीलिए स्पीड के कांस्टेंट रहने के बावजूद भी यहां पर वेलोसिटी एक वेरिएबल है, और इसीलिए यहां पर ऑप्शन 1 में कह रहा था कि v इज ए कांस्टेंट, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन 1 तो इनकरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन 2 की। v इज नॉट अ कांस्टेंट, a इज ए कांस्टेंट। अच्छा, अब ये बात समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में बॉडी के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होती है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 0। कब? जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, एंड तब बॉडी के पास सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होती है जिसका डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट के रेडियस के अलोंग सेंटर के टुवर्ड्स होती है। और अब अगर इस बात पे गौर करें तो जब बॉडी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रही होगी तब इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इस पॉइंट के रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ रही होगी। जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची थी तब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर रही होगी। जब लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे पहुंची होगी तब इस पॉइंट के रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ रही होगी। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट का रेडियस भी डिफरेंट डिफरेंट है, और इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी डिफरेंट है, भले ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात करूं, इट विल बी v²/r, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे अगर मैं देखूं तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है उसका डायरेक्शन अलग अलग है, और वेक्टर क्वांटिटीज में या मैग्नीट्यूड बदले या डायरेक्शन बदले या फिर दोनों बदल जाएं, तीनों ही केसेस में हम कहते हैं कि क्वांटिटी वेरिएबल है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि एक कांस्टेंट नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन 2 भी इनकरेक्ट है। बात करते हैं ऑप्शन 3 की। v इज ए कांस्टेंट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, गलत कह रहा है। एंड 4th कहता है v इज नॉट ए कांस्टेंट, a इज नॉट ए कांस्टेंट। मैं विदाउट अ डाउट ऑप्शन 4th ही टिक करूंगा, विच इज द परफेक्ट आंसर, और मैं समझता हूं कि ये सवाल भी आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है। अ बॉब इज व्हर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन by means of a string with an initial speed of omega rpm. rpm means revolution per minute. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the radius
सेम और सेम रेडियस द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम्स। ऑल राइट, देखिए एक बहुत आसान सा क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि काफ़ी आसान है। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी बॉडी को सर्कुलेट करने के लिए, सर्कल के अलग मूव करवाने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और क्योंकि यहाँ पर हम बॉब को हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलेट करा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलेट कराने के लिए ऑब्वियसली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो स्ट्रिंग में रहने वाले टेंशन से ही डेवलप होगी, उसी से उसकी फुलफिलमेंट होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो टेंशन है इट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कह रहा है कि जो हमारी सर्कल की रेडियस है उसको कांस्टेंट रखते हुए अगर हम एंगुलर स्पीड को अगर हम डबल कर दें, तब उस पर्टिकुलर केस में टेंशन की वैल्यू में किस तरह का बदलाव आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं टेंशन की वैल्यू, और मुझे कहना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, जो कि यहाँ पर टेंशन से प्रोवाइड हो रही है, और इसीलिए मैं टेंशन की वैल्यू सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर रहा हूँ या इक्वल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टेंशन टी की वैल्यू हो गई mr²। करेक्ट। मैं ओमेगा के टर्म्स में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ओमेगा के टर्म्स में मेरे पास डेटा है। अगर हमें लीनियर स्पीड v के टर्म्स में डेटा मिला होता तो मैं mv²/r ले लेता। तो जिस तरह का डेटा आपके सामने अवेलेबल है उस तरह के डेटा के अकॉर्डिंगली ही आपको इक्वेशन को फॉर्म करना होगा, तभी जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व करने बनेगा। अब आपको डेटा कुछ और दिया है और आप कुछ और इक्वेशन लिख करके सॉल्व करना चाहोगे तो कैसे होगा, है ना। तो डेफिनेटली हम डेटा के टर्म्स में ही आंसर देंगे और इसी के लिए डेटा के टर्म्स में ही हम इक्वेशन को भी फॉर्म कर रहे हैं। सो नाउ अब न्यू टेंशन को मैं टी डैश मान लेता हूं। बॉब का मास तो बदला नहीं, रेडियस की वैल्यू को सेम मेंटेन करने को कह रहा है। अब कह रहा है कि ओमेगा की जगह में 2 ओमेगा मेंटेन करना है, तो न्यू टेंशन के लिए ओमेगा की जगह में मैं 2 ओमेगा पुट कर देता हूं और स्क्वायर मेरी इक्वेशन का पार्ट है। सो 2 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4, m और ओमेगा स्क्वायर मेरा इनिशियल टेंशन है। तो ऑब्वियस बात है कि बाद में जो टेंशन की वैल्यू होगी उस शुरुआत के टेंशन का 4 टाइम्स होगी, और इसीलिए मैं 4t ऑप्शन 2 के साथ जाऊंगा, विच इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2024 से है। अ पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। अच्छा ठीक है, तो हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। कांस्टेंट वेलोसिटी, आप जानते हैं ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जानते हैं कि ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा हर पॉइंट में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी डिफरेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन, एकदम इनकरेक्ट बात है। वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन, ऑप्शन 4th इज द परफेक्ट आंसर। एक ही तरह का सवाल आया देखा जाए तो, है ना। 2-3 सवाल पहले भी कुछ इसी ढंग का क्वेश्चन था, ये भी उसी ढंग का है, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर ऑप्शन 4th होगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीनीट 2024 से है। शायद आपको मालूम हो कि 2024 में पेपर लीक हुआ था और उस दौरान कुछ सेंटर्स में दोबारा से पेपर कंडक्ट किया गया था और उसी पेपर में ये सवाल आया था। तो क्वेश्चन है, अ बॉब इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल by means of a string at an initial speed of 10 rpm if the tension in the string is quadrupled while keeping the radius constant the new speed is। all right, just मैं आपको जो सवाल समझा रहा था थोड़ी देर पहले उसी से बिल्कुल मिलता जुलता सवाल, एकदम मिलता जुलता सवाल है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉब को हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करवा रहे थे और उस दौरान जो स्पीड की वैल्यू थी वो थी 10 rpm। अब कहता है कि रेडियस को बिना चेंज किए अगर हम टेंशन को 4 टाइम्स कर दें तो न्यू स्पीड की वैल्यू क्या होगी। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बताया कि जिस तरह का डेटा आपके सामने अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंगली ही हमको इक्वेशंस को फॉर्म करना होता है। और इस पर्टिकुलर नोट पे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो आरपीएम है इट इज रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका ये मतलब है कि उसको हर मिनट 10 बार घुमाया गया है। तो इससे आपको डेफिनेटली ओमेगा की वैल्यू मिल सकती है। और मैं अगर ओमेगा की बात करूं भी तो ओमेगा निकालेंगे कैसे, तो आप जानते हैं कि ओमेगा की वैल्यू थीटा अपॉन टाइम होता है। जिस रेट में सर्कुलेटिंग बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है उसी रेट को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, विच इज थीटा अपॉन टी। तो यहां पर कह रहा है कि उसे 10 बार घुमाया गया हर मिनट। आरपीएम मीन्स रेवोल्यूशन पर मिनट, तो 10 बार घुमाया गया। तो अगर बॉडी एक बार घूमेगी तो कितना एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, द आंसर विल बी 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। 2 बार घूमेगी तो 2 पाई इंटू 2, 3 बार घूमेगी
देन 2 पाई इंटू 3, तो 10 बार घूमी, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं कहूंगा कि अगर एक बार सर्कुलेट होने से वो 2 पाई एंगल को सबटेंड करती है, तो 10 बार घूमने से टोटल कितना एंगल उसने कवर किया होगा, इट विल बी 2 पाई इंटू 10, और कितने समय में, इन 1 मिनट, तो टाइम की जगह में 60 लिख देना चाहिए, क्योंकि हम डेफिनेटली एसआई सिस्टम में टाइम की यूनिट को सेकंड लेते हैं। तो देखिए, तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, इट इज कमिंग टू बी पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर बस मैं बोलना इतना चाहता हूँ कि आप इस डेटा से ओमेगा को निकाल सकते हो। ये बताने का बस इतना सा कारण था कि हो सकता था कि आपको जो न्यू स्पीड पूछी जाती वो रेडियन पर सेकंड में भी पूछ ली जाती। हालांकि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हमें गिवन है वो भी आरपीएम में गिवन है, और इसीलिए आपको यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। आप आरपीएम के थ्रू भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो भी आपको आंसर परफेक्टली एक बार में मिल जाना था। ये काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, बट कन्वर्जन इसीलिए मैं सिखा रहा हूँ कि कभी कभी हमें ओमेगा की वैल्यू आरपीएम में गिवन होती है, बट हमें एसआई सिस्टम में उसे कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी आपको आरपीएम को एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट हो, आप 2 पाई बाई 60 को मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगी वैल्यू रेडियन पर सेकंड में। ये बस सिखाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई है ना। अब मैं सवाल पे आता हूं। तो क्योंकि टेंशन यहां पर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं T विल बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर डेफिनेटली ओमेगा की जगह में मैं 10 आरपीएम पुट कर दूंगा। एसआई में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आरपीएम में डेटा था, आरपीएम में भी आंसर है, तो कन्वर्ट करके समय बर्बाद करने के पीछे क्या तुक बैठता है, कोई मतलब वाली बात तो है नहीं। नाउ अब कहता है कि न्यू टेंशन इच 4 टाइम्स, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम्स कर दिया गया, सो न्यू टेंशन इच 4t, सेम बॉब है इसके लिए, सेम मास, सेम रेडियस मेंटेन किया, बट न्यू एंगुलर वेलोसिटी बतानी है, इसे मैं ओमेगा डैश मान लेता हूं, स्क्वायर मेरे इक्वेशन का हिस्सा है, तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देता हूं, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, 1/2 कर दो, 2/1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2/1 कर देता हूं। तो 2/1 करूंगा तो LHS से डिवाइड होकर बचेगा 4, एंड RHS में मिलने वाले मेरे पास ओमेगा डैश स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर। परफेक्ट। सो ओमेगा डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सो फाइनली ओमेगा डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा। 4 के रूट की वैल्यू 2, ओमेगा स्क्वायर के रूट की वैल्यू ओमेगा। सो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर 2 ओमेगा होगा, और क्योंकि ओमेगा की वैल्यू मेरी कितनी थी, 10 थी, इट विल बी इक्वल टू 20 आरपीएम। सो डेफिनेटली आई विल गो विथ 20 आरपीएम। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है, जो आप देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल समझा जा सकता है। आप बस समझे रहें कि ओमेगा अगर आपको आरपीएम में गिवन हो तो किस तरह से हम उसे रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट क्योंकि मुझे आपको सिखाना है सब कुछ, और क्योंकि मैं रिविजन करवाना चाहता हूँ आप लोग का पूरे के पूरे चैप्टर का PYQs के थ्रू, ये सारी बातें बताना मैं जरूरी समझता हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम 2025 तक के सारे PYQs को सॉल्व करेंगे जो सर्कुलर मोशन से आए थे, और ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये सवाल हमारे नीट 2025 में आया हुआ था, और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको समझा देता हूं। तो क्वेश्चन है, अ बॉब ऑफ heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in figure. If the string gets slack at some point P, making an angle theta with the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at the point P टू इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट इज। ऑल राइट, है ना। मैं आपको समझाता हूँ, और आपको ये भी पता होगा कि 2025 में जो नीट का पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे। मतलब डिफिकल्ट तो नहीं बोलना चाहिए, मुझे ये कहना चाहिए कि जनरली जिस स्टैंडर्ड के सवाल आज तक पूछे गए थे या पूछे जाते थे उससे डिफिकल्ट तो जरूर था, और ये सवाल हमारा 2025 में आया हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कहता है कि हम एक बॉब को v नॉट स्पीड के साथ मूव करवाए, और जब ये बॉब मूव करते 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 पॉइंट P तक पहुंचा, तब हमारी जो स्ट्रिंग थी वो ढीली पड़ गई, स्लैक हो गई, मतलब ढीली पड़ गई। तब कहता है कि पॉइंट P पे जो स्पीड होगी और जो स्पीड हमारी इनिशियली थी, इन दोनों स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो पॉइंट P की स्पीड को मैं v मान लेता हूं,
पॉइंट पी पे रहने वाली स्पीड को मैं v मान लेता हूं, तो मुझे बताना क्या है, मुझे बताना है v अपॉन वी नॉट की वैल्यू मुझे बतानी है। और इसके लिए कंडीशन क्या दी है कि पॉइंट पी पे स्ट्रिंग में रहने वाले टेंशन की वैल्यू 0 थी। स्ट्रिंग में रहने वाले टेंशन की वैल्यू यहां पर हमें कितनी लेनी है, हमें 0 लेनी है, जो बात आपको समझने की जरूरत है। सुनाओ, अब अगर इस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू 0 है तो डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए यहां पर ग्रेविटी रोल प्ले कर सकती है। अगर आप देखें तो इस बॉब के सर्कुलेट होने के दौरान इस बॉब पे सिर्फ 2 ही तरह के फोर्स थे, या 2 ही फोर्स थे। एक तो थी स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन एंड सेकेंड थी ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं था। जैसे ही हमने इस मास को v नॉट वेलोसिटी प्रोवाइड करके जाने दिया, छोड़ दिया, जाने आगे बढ़ने दिया, तब इस बॉब के मूवमेंट के दौरान इस पे एक तो टेंशन T लग रही थी और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा था। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं था। बट कहता है कि पॉइंट P पे टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, स्ट्रिंग हमारी ढीली पड़ गई, अनस्ट्रेच्ड हो गई, और इसीलिए मुझको पॉइंट P पे टेंशन की कोई बात नहीं करनी, बट मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तो अभी भी बात करूंगा। और मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट P पे अभी भी बॉब के ऊपर mg अमाउंट का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की एक कंपोनेंट हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती, जो हमें समझने की जरूरत है। सुनाओ, अब अगर अपन देखें तो इस mg की 2 कंपोनेंट्स आएंगी, एक अलोंग द टेंजेंट एंड दूसरी अलोंग द रेडियस, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। नाउ ज्योमेट्री से ये एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसको टच करा दूँ, मतलब ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो उसके साथ अगर मैं mg वाली इस फोर्स के वेक्टर को टच करा दूँ तो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है। मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। अब ये एंगल तो 90 है, तो नाउ ये एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? इन दोनों एंगल का सम होगा 90, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। एक 90 है तो बचे 2 मिलके कितने होंगे? 90 होंगे। अब ये मेरा रेडियस है, ये मेरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में भी एंगल 90 है। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिल करके कितने? 90। ये एंगल और ये एंगल मिल के भी कितने? 90। तो अगर ये कॉमन है तो अगर ये थीटा रहा तो इसको भी कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। एंड इसीलिए ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी मेरी mg cos थीटा। जिस तरफ एंगल पता होता है उस तरफ हम cos थीटा मल्टीप्लाई करते हैं कंपोनेंट फाइंड करने के लिए। एंड ये वाली कंपोनेंट जो आप देख रहे हैं जो रेडियस के अलॉन्ग है, इट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। और इसलिए मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि पॉइंट P पे mg sin थीटा ही रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूं? फॉर पॉइंट P मैं बिल्कुल लिख सकता हूं दैट mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और रेडियस की वैल्यू यहां पर स्ट्रिंग के लेंथ l के इक्वल हो जाएगी, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। m एंड m को मैं अगर कैंसिल कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं। एंड फाइनली v स्क्वायर बाई l की वैल्यू मेरी आ रही है g sin थीटा, एंड मैं इसे इक्वेशन 1 मान करके चलता हूं। ये मेरे लिए इक्वेशन 1 है। अब मुझको v की वैल्यू के लिए तो एक एक्सप्रेशन है मेरे पास, बट मुझे v नॉट तक भी पहुंचने की जरूरत है। मुझे v नॉट की भी वैल्यू ऑब्टेन करनी होगी, और इसी के लिए मैं एक लॉ को यूज करूंगा, और उस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं यहाँ पर इस बॉब के मूवमेंट के दौरान मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर सकता हूँ। मैं क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि कई बार मैंने ये बात कही आपसे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ना हो रहा हो, जो कि यहाँ पर बॉब को वेलोसिटी प्रोवाइड करने के बाद, v नॉट वेलोसिटी के मिलने के बाद, अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं जो वर्क करे। अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क ना हो तो क्या यहाँ पर इस बॉब पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा था? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर रहा था। कौन कर रहा था? तो स्ट्रिंग में रहने वाली जो टेंशन थी, जो स्ट्रिंग में रहने वाली टेंशन है वो नॉन कंजर्वेटिव ही तो है, बट फोर्स रहने से क्या हो गया? वर्क तो किया नहीं उसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल था वो 90 था। अब किसी भी पॉइंट में अगर देखेंगे तो टेंशन एंड
जो हमारी बॉब की डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों के बीच में एंगल 90 है, और क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है तो वर्क नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के होने के बावजूद भी जीरो है, और इसीलिए इन दोनों की जीरो होने से मैं कह सकता हूं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। E1 इज इक्वल टू E2 मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं, और इसलिए मैं इसको आगे ऐसा भी लिख सकता हूं K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। मैं मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे फाइनली V0 तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, जो मैं आगे करने वाला हूं। ठीक, तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलता हूं। तो जैसा मेरा क्वेश्चन था, सर्कल के लॉन्ग बॉडी मूव कर रही थी, लोएस्ट पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू हमें V0 गिवन है, रेडियस की वैल्यू L है, यहां पर मेरा पॉइंट P था, और इस एंगल की वैल्यू हमें थीटा गिवन थी। ठीक, तो मैंने लिखा K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2, सो इंप्लाइज दैट मैं लोएस्ट पॉइंट के लिए सबस्क्रिप्ट 1 यूज करूंगा, पॉइंट P के लिए मैं सबस्क्रिप्ट 2 यूज करूंगा। तो मैं पॉइंट लोएस्ट पॉइंट की बात करता हूं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरी बॉब की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? इस लोएस्ट पॉइंट पे मेरी बॉब की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv0 स्क्वायर प्लस, अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैं रेफरेंस के लिए लोएस्ट पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को जीरो ले लेता हूं, जो मैं ले सकता हूं, है ना। तो मैंने जीरो ले लिया, इक्वल टू, अब बात करते हैं K2 की। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट P पे मैंने बॉब की स्पीड को v लिया हुआ है, प्लस अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैंने कहा हुआ है कि रेफरेंस के ऊपर अगर बॉडी मूव की तो पोटेंशियल एनर्जी को प्लस mgh लेना, मतलब mgh ज़्यादा लेना, एंड रेफरेंस के नीचे अगर बॉडी जाए तो mgh कम ले लेना। तो क्योंकि रेफरेंस में जीरो है तो इसके ऊपर हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, इट विल बी mgh, और मुझे h की वैल्यू लिखने की ज़रूरत है। तो नाउ ये मेरी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है, ये भी मेरी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है। अब मैं बात करता हूँ इस लेंथ की, मैं इस लेंथ की बात करना चाहता हूँ। तो देखा जाए तो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली होगी परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज साइन थीटा, सो दिस परपेंडिकुलर विल बिकम हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ L इंटू साइन थीटा, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। सो नाउ अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लोएस्ट पॉइंट के कंपेयर में पॉइंट P की हाइट कितनी है, तो आप क्या जवाब देंगे? इट विल बी L प्लस L साइन थीटा, और इसीलिए हाइट की जगह में मैं लिख सकता हूं L प्लस L साइन थीटा, जो बिल्कुल ज्योमेट्री से आप समझ सकते हो। नाउ दोनों साइड से मैं m को कैंसिल कर सकता हूं, जो मैंने कर दिया, m को मैंने कैंसिल कर दिया। सो फाइनली v0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस L को कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा Lg इंटू 1 प्लस साइन थीटा, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल यहां तक मेरी बात को समझ गए होंगे, ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं। डन। सो नाउ मैं अगर 2 और 2 को एलिमिनेट करना चाहूं तो यहां पर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम लेकर के, और मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं v0 स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2Lg इंटू 1 प्लस साइन थीटा। नाउ मुझको बताना है v अपॉन v0 की वैल्यू, और मैं ये फाइंड करना चाहता हूं। तो मैंने एक इक्वेशन भी ऑब्टेन की थी। मैंने क्या इक्वेशन ऑब्टेन की थी? मैंने ऑब्टेन की थी कि v स्क्वायर अपॉन L की वैल्यू है g साइन थीटा। सो फाइनली अगर मैं देखूं, मैं यहां पर g साइन थीटा और L g साइन थीटा की वैल्यू v स्क्वायर भी पुट कर सकता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 1 v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल बी Lg साइन थीटा। तो देखते हैं, देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं, इम्प्लाइज दैट v0 स्क्वायर इक्वल्स टू, और जैसे कि हमने इक्वेशन 1 में देखा कि v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? इट इज Lg साइन थीटा। तो मैं v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देता हूं Lg साइन थीटा प्लस, अब यहां पर मैं ब्रैकेट को भी ओपन कर सकता हूं। सो 2Lg इंटू 1 विल बिकम 2Lg प्लस 2Lg इंटू साइन थीटा विल बिकम 2Lg साइन थीटा।
सो फाइनली v इज नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, इट इज इक्वल टू LG sin थीटा प्लस 2 LG sin थीटा विल बिकम 3 LG sin थीटा प्लस 2 LG, और मैं इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं. सो नाउ इक्वेशन 1 से मुझे v स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है एंड इक्वेशन 2 से मुझे v नॉट स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, v नॉट स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है, और इसीलिए इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से मैं v अपॉन v नॉट की वैल्यू ऑब्टेन कर सकता हूं. तो यहां पर इक्वेशन 1 के लिए v स्क्वायर, इक्वेशन 1 से v स्क्वायर कितना हो गया LG sin थीटा, एंड इक्वेशन 2 से v नॉट स्क्वायर की भी वैल्यू मेरे पास है. तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करते हैं एंड फाइनली आंसर तक पहुंचते हैं. सो आई एम डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 से मैं v स्क्वायर की वैल्यू ऑब्टेन करूंगा और यहां पर मेरे इक्वेशन 2 से v नॉट स्क्वायर की वैल्यू. सो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, इट इज LG sin थीटा डिवाइडेड बाय, एंड इक्वेशन 2 से v नॉट स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3 LG sin थीटा प्लस 2 LG प्लस 2 LG. अब देखते हैं कुछ कुछ कॉमन है यहाँ पर. सो LG 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 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कॉमन है, तो कॉमन लेके मैं कैंसिल कर देता हूँ एंड फाइनली मुझे v अपॉन v नॉट की वैल्यू मिलने वाली है. सो न्यूमरेटर में बचने वाला मेरे पास साइन थीटा डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में मेरे पास बचने वाला है 3 साइन थीटा प्लस, और यहां से LG चला गया तो बचेगा यहां पर 2, एंड फाइनली v अपॉन v नॉट की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए मुझे रूट लेना पड़ेगा, और इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और यही मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए. तो चेक कर लेते हैं. अंडर रूट साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2, अंडर रूट साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2. तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन 2 करेक्ट है. यहाँ पर टाइपिंग की मिस्टेक हुई है. यहाँ पर एक्चुअल में जो पावर यहाँ पर हाफ आएगा, यहाँ पर मेरी पीपीटी बनाने में टाइपिंग मिस्टेक रही है, यहाँ पर ऑब्वियसली रूट आना ही चाहिए, और इसीलिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर होगा. साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2 टू द पावर हाफ, और रूट साइन थीटा अपॉन 3 साइन थीटा प्लस 2. ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर होगा. यहाँ पर मेरी तरफ से टाइपिंग मिस्टेक रही है. ऑप्शन 1 एंड 2 के लिए पावर हाफ यहाँ पर दिया है ना. तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन 2 एकदम परफेक्ट आंसर है जो बिल्कुल समझा जा सकता है. और इसी के साथ आज की हमारी क्लास एंड होती है. मैं समझता हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी, काफ़ी बेनिफिशियल होगी. इस क्लास से आप बहुत कुछ सीखेंगे. देखिए होता ये है कि अगर आप PYQ कर लेते हैं, अगर आप 20-22 साल के PYQ कर लेते हैं, तो बिल्कुल मान के चलिए कि उतने सवाल करने के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका होता है. आप चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट्स को टच कर चुके होते हैं, आपको हर तरह के सवाल सॉल्व करने आ जाते हैं. और इसीलिए क्योंकि मैंने आपके साथ अभी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और मैंने आप लोग को सॉल्व करना सिखाया है, तो बिल्कुल इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप डेफिनेटली इस चैप्टर में अच्छे कमांड जरूर गेन कर गए होंगे. इतना मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं, और डेफिनेटली क्लास आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी. आप बहुत कुछ सीखेंगे, इतना मैं विश्वास रखता हूं. और आज की इस क्लास में इतना ही मेंटेन करते हैं. आगे की क्लास में फिर हम एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे. आज की क्लास में इतना ही. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.